Good evening, everyone. Good evening, sir. Am I Good audible? evening, sir. Good evening, Good sir. evening, sir. Good evening. चलो तो आप लोगों के चैट बॉक्स में जो पिछली क्लास था उसका लिंक शेयर कर दिया गया है बेटा, है ना? सो यू कैन गो एट उन नोट्स को आप देख सकते हो। आज की क्लास खत्म होते ही आपको एक डीपीपी मिलेगी फॉर द अलजेब्रा पार्ट। उनके क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है सो दैट हम आगे के डिस्कशन से पहले उन सभी डाउट्स को क्लियर कर सकें। सो जो भी नेक्स्ट क्लास होगी आपकी, उसमें आपको उनके डाउट्स को भी डिस्कस करना है ना? सो डीपीपीस को साथ में लेकर के बैठे। इज दैट क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. तो लेट अस से टॉक अबाउट द लास्ट क्लास। लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था बेटा? लास्ट क्लास वी हैव टॉक्ड अबाउट द सिचुएशन कि जब भी हम बात करेंगे तो जो भी हमने इंटेंसिटीज की बात की या फिर हमने रेशियो प्रोपोर्शंस का एप्लीकेशंस की बात की, फिर हमने जो डिस्कशंस किया फॉर सीक्वेंस एंड सीरीज का, ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, इन सभी का डिस्कशंस किया। तो अगर मैं कहूं कि 3 नंबर्स हैं ए बी सी, उनका ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा, तो क्या होगा ज्योमेट्रिक मीन? What is the geometric mean of 3 numbers A, B and C? Also, cube root of the product of A, B, and C. Cube root of the product means product to the power 1 by n होगा। जितनी numbers हैं, मान लो अगर 5 numbers हैं तो product to the power 1 by 5, अगर 7 numbers हैं product to the power 1 by 7 and so on. If I talk about a harmonic mean of 4 numbers, क्या होगा harmonic mean? 4 upon 1 by A plus 1 by B plus 1 by C plus 1 by D। ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास। कुछ प्रॉब्लम्स भी किए थे आज की क्लास में। उसके बाद हमने स्क्वायर्स की बात की थी। तो बताओ 37 स्क्वायर कितना होगा? कितना होगा बेटा? 729. 37 स्क्वायर? Oh, sir, I thought you said 27 square. 27. So 1369. 37 square, 3 square 9, 7 square 49 and 3 into 7 into 2 कितना हो गया बेटा? 42। राइट डाउन द वैल्यूज। 9 जैसा था वैसे ही 4 कैरी आया, 6 आ गया, 42 से यहां से 9 plus 4 13 कितना हो गया बेटा? 1369। इफ आई आस्क यू 64 स्क्वायर, बोलो। 6 स्क्वायर 36, 4 स्क्वायर 16, 6 into 4 24, 2 जा 48। add on this 6 9 36 plus 4 40। if I ask you 78 square, बोलो। 7 square 49, 8 square 64, 7 into 8 56, 56 2 जा 112 कितना हो जाएगा? 4 8 11 and 49 is 60, 6084। कुछ प्रैक्टिस किया कि नहीं किया? Yes, sir. चलो, let us see it as. Let's move on to the next important identity that we have to discuss। और हर जगह पे आपको इनके यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाते हैं। सो इसलिए इसको भी हम बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि लगभग फिजिक्स के हर चैप्टर में आपको 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहां पर परसेंटेज चेंजेस का यूज हो रहा होगा। एवरीवेयर यू विल फाइंड आउट द थिंग। सो टुडेज क्लास वी विल टॉक अबाउट परसेंटेज चेंज, और लास्ट में फिर से हम कोई ना कोई एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन टेक्निक की बात करेंगे जिससे हम चीजों को और एड ऑन कर पाए। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू दिस। We will start with percentage। अच्छा बेटा, जब भी हम परसेंटेज की बात करते हैं, नॉर्मली वी ऑल नो परसेंटेज मतलब क्या हुआ? इफ आई से X% ऑफ एनी नंबर, इसका मतलब हुआ
x डिवाइडेड बाई 100 इंटू n। यही होता है बेसिक मैथमेटिकल टर्म, हम बहुत ज्यादा कॉमनली यूज करते हैं। अब यहां पर हमें परसेंटेज चेंज को समझना होगा कि कोई भी वैल्यू की अगर हम बात करें, लेट अस से अगर हमने उसको इंक्रीज किया बाय 20% या किसी भी बॉडी वैल्यू को डिक्रीज किया बाय 30%, तो हम किस तरीके से उसको डील करेंगे। नॉर्मल सिचुएशन ऐसे होता है कि अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक नंबर है, लेट अस से नंबर इज x और x इज इंक्रीज्ड बाय 20%। By what percent I am increasing? I am increasing it by 20%. So I'll say initial value of term was x and final value of term जो हम बात करेंगे वो क्या होगा, x तो पहले से ही था और इसमें हमने 20% of x ऐड कर दिया, मतलब it is 20 divided by 100 into x. So this value will be how much? This value will be x plus 0.2x, which is equal to 1.2 into x. This is the final value. So x final is 1.2 into x. मतलब यहां से हम कह सकते हैं कि फाइनल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इज इक्वल टू 1.2। और ये जो वैल्यू है जिसकी हम बात कर रहे हैं, x फाइनल x डिवाइडेड बाय x इनिशियल, इस वैल्यू को वी कॉल इट एज multiplication factor। मल्टीप्लीकेशन फैक्टर इज अ टर्म जिसको हम बोल सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ फाइनल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू। तो इस मल्टीप्लीकेशन फैक्टर के बेसिस पे हम किसी भी क्वांटिटी के परसेंटेज चेंज को समझ सकते हैं। आई से इट एज, अगर मान लो दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1.2 है, इसका मतलब हुआ कि ये जो क्वांटिटी है, दैट क्वांटिटी को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 1.2 इंटू 100 मतलब कितना हो गया बेटा, ये क्वांटिटी 120% हो गई है। दिस क्वांटिटी इज 120% ऑफ इनिशियल क्वांटिटी। और कोई भी क्वांटिटी अपने आप में कितना होता है, अपने आप में कोई भी क्वांटिटी 100% होता है। तो इसका मतलब 100% पहले से था, अब 120% हो गया है। तो व्हाट इज द चेंज इन द क्वांटिटी, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी, इट इज ऑलवेज 20%। यहां पर कितना होगा, 20% होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो जब भी हमको बात करना है किसी भी जगह पर परसेंटेज चेंज की, हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम सबसे पहले उस क्वांटिटी के लिए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की बात करें। अब नॉर्मली किसी भी चेंज के लिए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कैसे लिखते हैं, अगर हम डायरेक्टली लिखना चाहें तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को हम दो तरीके से बोल सकते हैं। एक तो क्या है, फाइनल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी, एंड इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं टोटल परसेंटेज वैल्यू डिवाइडेड बाय 100। टोटल परसेंटेज वैल्यू डिवाइडेड बाय 100। ठीक है। तो इफ आई से इट इज कि मान लो कोई भी क्वांटिटी 50% से इंक्रीज हुई, हम तुरंत के तुरंत उसको कैसे कह सकते हैं, क्वांटिटी कितना था, 100% था, उसको हमने बढ़ाया कितना, 50% बढ़ाया, तो अब क्वांटिटी कितना हो गया बेटा, 150% हो गया। 150% होने का मतलब उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना हो गया, इट इज 1.5। दैट इज परसेंटेज वैल्यू डिवाइडेड बाय 100। तो बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हम दोनों तरीके से, रिवर्स मेथड में भी और डायरेक्ट मेथड में भी, हम क्वांटिटीज के परसेंटेज चेंज को देख सकते हैं। मतलब अगर हमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दिया है तो हम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर हमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर पता चल जाए तो हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इन द क्वांटिटी पता कर सकते हैं। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. सो जब भी हम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की बात करेंगे, हमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को यूज करना आना चाहिए। एंड हाउ डू वी कैलकुलेट मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, फाइनल बाय इनिशियल या फिर टोटल परसेंटेज वैल्यू डिवाइडेड बाय 100।
सो लेट अस सी इट एज, इसके कुछ एप्लीकेशन पार्ट को हम देखते हैं। तो क्या हुआ था, हमने जो बात की थी किसी भी क्वांटिटी के लिए परसेंटेज चेंज की, तो हम एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं, फिर हम उसमें देखेंगे कि मान लेते हैं अगर हम कहें कि किसी भी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी की बात करें, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी बॉडी क्या होता है बेटा, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड। Excuse me, sir. हाँ बेटा, So can you use some other color? या दैट इज व्हाट आई एम डूइंग। मुझे लगा दिस, इज इट ओके नाउ? Much better. Yes, sir. So kinetic energy of any body is basically half mv square. Now the question is, if mass is increased by 20% and velocity is increased by 10%, by what percentage kinetic energy will change? इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन इसको डील करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे हमें थोड़ा सा देखना है। सो हम सीधा सीधा कहेंगे, अगर हमें किसी का भी परसेंटेज चेंज निकालना है, व्हाट डू वी रिक्वायर? वी रिक्वायर द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑफ दैट क्वांटिटी। तो हम काइनेटिक एनर्जी का अगर परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना चाहते हैं, आई रिक्वायर व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होता है, फाइनल वैल्यू डिवाइडेड बाई इनिशियल वैल्यू। तो अगर हम यहां पर लिखें तो हमको कैलकुलेट क्या करना है बेटा, हमें कैलकुलेट करना है के फाइनल डिवाइडेड बाई के इनिशियल। अब देखो, जब भी हम बात करेंगे किसी भी क्वांटिटी की, तो कांस्टेंट में कभी कोई चेंज नहीं होता है, तो कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हमेशा 1 रहता है। तो यहां पे हाफ से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हाफ तो जो पहले था वही बाद में भी रहेगा, बेसिकली कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप इसको क्या लिखोगे बेटा, हाफ एम फाइनल इंटू वी फाइनल स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाफ एम इनिशियल इंटू वी इनिशियल स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम इन दिस? हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, दिस वैल्यू विल बिकम एज एम फाइनल बाई एम इनिशियल इंटू वी फाइनल बाई वी इनिशियल का स्क्वायर। दिस विल बी द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहां से हमें परसेंटेज चेंज को देखना है, तो अगर हमें परसेंटेज चेंज को देखना होगा तो m फाइनल बाई m इनिशियल क्या हो गया बेटा, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑफ मास, और मास को हमने क्या किया बेटा, इट हैज इंक्रीज्ड बाई 20%। तो अगर ये 20% से इंक्रीज हुआ है, तो इसका मतलब हुआ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑफ मास जो हो जाएगा, दैट विल बिकम एज 1.2। 20% से इंक्रीज हुआ मतलब 100% था, 20% और बढ़ गया, 120% हो गया, 120% का मतलब 1.2 हो गया। और वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड बाय 10%, इसका मतलब ये वैल्यू जो हो गया, ये हो गया 1.1 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इज इंक्रीज बाय 10%, तो 100 था, 10% बढ़ गया, 110% हो गया, डिवाइडेड बाय 100 कर दो तो 1.1 हो गया। व्हाट इज दिस वैल्यू बेटा, 1.21 into 1.2, how much is this value? यही हुआ ना बेटा, 1.452। तो अगर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1.452 है, इसका मतलब हुआ कि ये क्वांटिटी कितना हो गया बेटा, परसेंटेज में अगर हम बात करेंगे तो ये क्वांटिटी हो गया 145.2%।
और 145.2% का मतलब क्या हो गया? इंक्रीज्ड बाई कितने से इंक्रीज हुआ बेटा? 45.2। 45.2%। तो किसी भी कंडीशन में अगर हमें परसेंटेज इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कैलकुलेट करना हो तो हमें सिंपली मल्टीप्लिकेशन फैक्टर पे जाना होता है, और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को हम इस तरीके से डील करते हैं। तो आप एक क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब हम कुछ 2-3 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे सो दैट आप उन क्वेश्चंस पे थोड़ा सा और अपने आप को एडजस्ट कर पाओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर यस बेटा। सर मुझे ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ नहीं आया, क्या आप फिर से समझा सकते हो? कौन सा स्टेप? सर ये परसेंटेज चेंज वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ नहीं आया। ओके ओके ओके, जस्ट होल्ड ऑन। Have you noted down this? No, Yes, sir. ओके आप लोग नोट कीजिए। आई रिपीट इट वंस अगेन, जो चीजें हैं उसको समझ लें। देखो, कोई भी परसेंटेज चेंज अगर हमको कैलकुलेट करना है बेटा, तो परसेंटेज चेंज बेसिकली क्या होता है? परसेंटेज का मतलब क्या करते हैं? क्वांटिटी डिवाइडेड बाय जिस क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में आप देख रहे हो वो क्वांटिटी, दैट इज रियल क्वांटिटी, इनटू 100। यही होता है परसेंटेज वैल्यू, है ना? तो जब हम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की बात करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज दिस रेशियो। मतलब कोई भी क्वांटिटी किसी भी क्वांटिटी का कितना टाइम्स है, दैट इज व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, फाइनल वैल्यू ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू। दिस वैल्यू इज कॉल्ड एज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। तो अगर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो परसेंटेज वैल्यू बन जाता है, और अगर हम उल्टा बोले परसेंटेज वैल्यू को 100 से डिवाइड कर दें तो वो क्या बन जाता है? वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बन जाता है। तो कहीं पर भी अगर हमें किसी भी क्वांटिटी में परसेंटेज चेंज देखना है तो हम सबसे पहले उसके मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को निकालें और उसको परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट कर लें। ऑटोमेटिकली वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि वो क्वांटिटी 100 से कम है या ज्यादा है। अगर वो क्वांटिटी 100 से कम हो गई है, इसका मतलब डिक्रीमेंट हो गया है। इफ द क्वांटिटी हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 100%, इट मींस द क्वांटिटी हैज इंक्रीज्ड। तो इसके बेसिस पे हम परसेंटेज चेंज को निकाल सकते हैं। नाउ इसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि आपको क्वेश्चन दिया है काइनेटिक एनर्जी वी नो दैट हाफ mv², एंड काइनेटिक एनर्जी इज का जब चेंज किया जा रहा है तो मास को चेंज किया बाय 20% एंड वेलोसिटी को चेंज किया बाय 10%। ठीक है? सो वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नाउ हाउ विल आई कैलकुलेट दैट परसेंटेज चेंज? तो हम क्या कहेंगे? वी विल कैलकुलेट व्हाट इज द रेशियो ऑफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी? हाफ फाइनल मास इनटू फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर। This is half initial mass into initial velocity square. Half and half will get cancelled. We will get it as m final by m initial. Now this is what, once again देखो, final mass divided by initial mass, इसका मतलब this is multiplication factor of mass, and v final by v initial, this is what? It is multiplication factor of velocity. तो अब हम क्या करेंगे? अब हम मास का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर देखेंगे। हाउ विल आई चेक दैट मल्टीप्लिकेशन फैक्टर? मास इज इंक्रीज्ड बाय 20%। तो मास पहले से 100% होता है। कोई भी क्वांटिटी अपने आप में इनिशियली 100% है, तो अगर हमने उसको 20% बढ़ा दिया, इट मींस दिस क्वांटिटी हैज बिकम 120% नाउ। और अगर ये 120% हो गई है तो फिर इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना होगा? 1.2। तो हमने यहां पे क्या रख दिया? 1.2। काइनेटिक वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड बाय 10%। तो 100% पहले से था, 10% और एड ऑन कर दिया, कितना हो गया? 110%। तो इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होगा? 1.1। तो इसको वैल्यू रखने पर हमको ये वैल्यू आ गई। वंस अगेन दिस वैल्यू इज व्हाट? K फाइनल बाय K इनिशियल। मतलब ये काइनेटिक एनर्जी का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है कि नहीं है?
तो यहां से परसेंटेज में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आई विल गेट द परसेंटेज चेंज। कितना हो गया परसेंटेज? 145.2%। नाउ दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज हाउ मच मोर देन 100%? इट इज 45.2%। इसका मतलब ये 45.2% बढ़ गया। इज दैट क्लियर और नॉट? Yes, sir. स्टिल देयर इज एनी डाउट, यू कैन आस्क मी नाउ, क्योंकि अभी हम फिर इसके एड-ऑन्स को देखेंगे, क्योंकि ये दिस इज जस्ट अ स्टेप टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ठीक है, बहुत जगह पर इसको हमको सिंपली बड़े आसानी से समझना चाहिए, इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हम सीधा सीधा, अगर मैं आपको कैलकुलेशन में, इफ आई एम वेरी थ्रू विद दिस कॉन्सेप्ट, मैं सीधा सीधा बोलता मास हो गया 1.2 टाइम्स, वी हो गया 1.1 टाइम्स, तो 1.2 इंटू 1.1 स्क्वायर, दिस विल बी द मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। स्ट्रेट अवे, इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आई विल स्ट्रेट अवे चेक इट एज। ठीक है, तो इस चीज पे अपने को प्रैक्टिस करनी है। आई एम गिविंग यू सम 1-2 मोर क्वेश्चंस सो दैट यू कैन प्रैक्टिस इट। हैव यू नोटेड डाउन दिस? Yes, sir. Let's move on to the next one. Kinetic energy is basically P square divided by 2m, where P is momentum and m is mass of the body. Mass is decreased by 20% and momentum is increased by 10%. Calculate percentage change in kinetic energy. हाँ बेटा, टेल मी द आंसर। व्हाट विल यू राइट एज? अगर मैं के फाइनल बाई के इनिशियल लिखना चाहूं तो कैन आई राइट इट एज, ये आपको बताना है बेटा, कैन आई राइट इट एज 1.1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.8? हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस स्टेप? Is the answer 1.43? हाँ बेटा, Is the answer 1.43? 1.43. That is multiplication factor. You have to calculate percentage change. 43.2%. Oops. How many of you have understood this step? Anybody has a problem in understanding this? मुझे बस इतना बता दो, अगर आप इतना सीख गए हो तो you have learned the concept. Anybody has problem in understanding this? Anyone? Sir, I haven't understood it. Okay. See, kinetic energy is P square by 2m. So if I have to find out multiplication factor of kinetic energy, तो वो क्या होगा? P का multiplication factor divided by m का multiplication factor. ठीक है? So P का multiplication factor is how much? Momentum is increased by 10%. So what is the multiplication factor of P? 100% था, 10% बढ़ गया, 110% हो गया। इसको हम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे, कितना हो जाएगा? 1.1।
सो इट इज 1.1 एंड स्क्वायर है तो स्क्वायर डिवाइडेड बाई m का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर. सो मास के बारे में क्या बोला गया है? 20% डिक्रीज्ड. मास इज डिक्रीज्ड बाय 20%, मतलब क्वांटिटी 100% थी, अब 20% कम हो गई, तो हाउ मच इट हैज बिकम? 80%. और अगर क्वांटिटी 80% हो गई तो उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना होगा? 0.8. So this is where we can write it as 1.1 square is 1.21 divided by 0.8. Now you have to solve it as. अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो गया? पॉइंट हटा, वन this is 1 5 1 2 5 and this. ठीक है. सो दिस इज द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर. अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो कितना परसेंटेज होगा? इन परसेंटेज टर्म्स इट विल बी 151.25%. व्हाट इज दिस वैल्यू डिनोटिंग? 151.25% हो गया, मतलब कितना परसेंटेज एक्स्ट्रा बढ़ गया? 100% से कितना एडिशनल है? इट इज 51.25% इंक्रीज. सो इट इज जस्ट अ वन लाइन क्वेश्चंस. बस आपको ये समझना है कि हमको यूज कैसे करना है चीजों को. पहले में हमने सिर्फ मल्टीप्लिकेशन वाली क्वांटिटी ली थी, अब हमने डिवीजन वाली की बात करी. एनी प्रॉब्लम इन दिस? No, sir. No, sir. Let's practice the next one. Sir, please wait for a second. Sure. I'm writing here itself. Shut up. Angular momentum is m into v into r. If r is increased by 10%, v is decreased by 20%, and mass is decreased by 10%. Calculate percentage change in angular momentum. So what is the percentage of mass? Mass is decreased by 10%. L final by L initial. What will I write? Can I write it as multiplication of mass, multiplication factor of mass? कितना होगा? Decrease by 10%, मतलब 0.9. Velocity का जो है decrease by 10%, मतलब 0.8. और radius is increased by 10%, मतलब 1.1. Anybody has any problem in understanding this? 0.9 into 0.8 into 1.1. No, sir. No, sir. Now you can calculate. कितना हो जाएगा बेटा ये? 0.72 0.79. into 0.792. So this is 0.792. मतलब इसको अगर हम परसेंटेज में लिखें तो what will I write it as? L final by L initial is equal to 79.2%. I have to find out percentage change, मतलब increment or decrement. So quantity was 100%, now it is 79.2%, मतलब it has been a decrement. By what percentage?
27.8%. कितना बेटा? Decrease 27.8. 27. How come? 100 minus 79. 21.8. 21.8. 20.8. Very good, very good. 20.8%. Clear or not? Yes, sir. Let's move on to the next one. Have you noted down this? Now I am expecting that everyone should get the correct answer within 1 minute. I'll give you 1 minute, I'll not solve the question. Next question. Okay, sir. Okay? And everyone means everyone. I need 100% result. Shall we move? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Force between two charges F is given as F is equal to KQ square divided by R square, where Q is charge and it is increased by 10% and R is decreased by 10% and R is decreased by 20%. Calculate percentage change in force. Your time has started already. Sir, 89.06%. 89.06% is what? Change. Yes, sir. Change in force. That is increment or decrement? Decrement. Decrement. How come? By force, I'll write it as K is a constant. Nothing is given about it. It means it is a constant for us. Sir, So- 101.25%. Chalo, I'm giving you 20 more seconds. Let me expect the answers from everyone. Sir, 101.25%. 101.25%. Let me expect some more answers. To make it an objective question, मेरे पास दो ही ऑप्शन आए अभी तक. The 26%. Sir, it 26%. has increased by 20%. So now I have got four options. Let me see which one is correct. See it is F is equal Sir, to K. 10.04%. I'll see to it. Now we have four options limited. 5 ऑप्शन नहीं होते. देखते हैं इन चारों में से कोई सही है कि नहीं.
एक ऑप्शन हम अलग से डाल देंगे, नन ऑफ द अबव। सो सी टेस्ट के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है, क्यू का परसेंटेज हमने क्या किया 10% से डिक्रीज किया है। सो इफ इट इज डिक्रीज्ड बाय 10% इट मींस इट विल बी 0.9 एंड स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। सो दिस विल बी फोर्स फाइनल डिवाइडेड बाय फोर्स इनिशियल इक्वल टू 0.9 स्क्वायर, क्यू स्क्वायर आ गया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। नाउ आर इज डिक्रीज्ड बाय 20%, 20% मतलब 100 था, 20% कम हो गया मतलब कितना हो गया 80% हो गया। 80% को हम क्या लिखेंगे 0.8 टू द होल स्क्वायर, ठीक है। सो दिस वैल्यू विल बी बेसिकली 9/8 का होल स्क्वायर। 9/8 होल स्क्वायर इज हाउ मच, it is basically 81/64. now you have to divide it as कितना हो जाएगा 64 1 जा 64 कितना बचेगा बेटा 0.81. 17 तो लगभग 62, so 128 170 minus 128 it is 42, 6 7 जा 42 to 6 so 1.26 and so on. This So is the- 26.5%. So this value denotes how much percentage change? It denotes 126%. That means 126% is the percentage value. So increase कितना होगा बेटा? Increase 26%. 26%. मतलब out of the 4% हमको क्या आंसर देना चाहिए था? None of the above. No, sir, I Yes, said sir. 26. Anybody has got the answer? Who has got the same answer? Yes, sir. 26%. Me. Hmm. Raise your hands. Sobit, 2-3 participants has raised your hands. Okay, good बेटा, चलो कोई नहीं, इस बार 100% नहीं, अगली बार आ जाएगा। Excuse me, sir. हाँ बेटा, Sir, 26.5. If we like. हाँ बेटा, if we अगर Yes, want sir, it's 26.5. 26.5%. अगर इसको आप फर्दर सॉल्व करते जाओगे तो 26.52 भी आ जाएगा आगे। सो दैट वो अप्रोक्सीमेशन वैल्यूज है कि आप अगर इसको और फर्दर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 52 आ जाएगा या 53 आएगा, तो फिर 26.5253 हो जाएगा। जितना डिजिट तक आप चले जाओगे उतना डिजिट तक बढ़ता जाएगा वैल्यू, ठीक है। Yes, sir. तो आपको अच्छा लग रहा है तो ठीक है, लो 26.5%। नेक्स्ट, let us move ahead for the next question. Quantity x is given as a square b upon c. If a is increased by 20%, b is decreased by 20%, and c is decreased by 10%. Calculate percentage change in x. Your time starts now. The 28%. जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, बड़े आराम से इत्मीनान से करो, लेकिन आंसर करेक्ट आना चाहिए। So it has increased by 44%. पहला ऑप्शन 28%, 28 बोला था ना फर्स्ट। Yes, sir, yes. सेकंड ऑप्शन, हाँ बेटा क्या बोला था आपने? 44। Yes, sir. Increased. Sir, increment is 7.5%. इंक्रीमेंट इज 7.5%, ठीक है।
we have got three options, and fourth option is always, as usual, none of the above. Nota. Let us see that. Percentage change in x, x final upon x initial. What we will write it as? A का percentage change पहले देखें तो A is increased by 20%. 20% इंक्रीमेंट मतलब 100 था 120 हो गया, कितना हो जाएगा बेटा? 1.2 का होल स्क्वायर. 28% increased. ओके. B का परसेंटेज चेंज अगर देखें तो B is decreased by 20% मतलब 0.8 डिवाइडेड बाई C का परसेंटेज चेंज दैट इज decreased by 10% मतलब 0.9. I hope everyone would have written the same value. कोई ऐसा है जिसने गलत लिखा, अलग लिखा है? नो? No, sir. ठीक No, है, sir. अच्छी बात है, वेरी गुड. So this is 1.2 into 1.2 into 0.8 divided by 0.9. पॉइंट से पॉइंट हटाओ, 9 से 3 इधर से 0.4 और 3 इधर से 0.4, तो ये कितना हो गया बेटा? 0.4 into 0.4 is 0.16 into 8. So how much it is? 1.28. यही आया? Yes, sir. Yes, sir. How many percentage? 128%. That means how much percentage increment? 28% increase. चलो अच्छी बात है, we have got first option correct. 28%. It means अगर सबने यही लिखा है तो आप कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हो बेटा, उसको थोड़ा इंप्रूव करो. देखो बेटा, एग्जाम में चाहे आप कोई भी एग्जाम दो, हर एग्जाम में दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है आपका एक्यूरेसी. देखो, जैसे जैसे आप लेवल ऊपर जाते जाते हो, योर एक्यूरेसी लेवल शुड इंक्रीज वेरी वेरी फास्ट. क्योंकि अगर एक्यूरेसी अच्छा नहीं होगा तो एक गलत क्वेश्चन आपको हो सकता है 1000-2000 के रैंक से नीचे ले आए. सो अगर आपको इंप्रूव करना है तो भले ही आप थोड़ा सा टाइम ज्यादा लो, लेकिन एक्यूरेसी को इंप्रूव करके रखो. योर एक्यूरेसी शुड बी अबव 95%. 100% तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अबव 95% लेवल पे आपका एक्यूरेसी रेट होना चाहिए. और उसके लिए हमेशा अभी से सोचो, अभी से प्रैक्टिस जो आपको करनी है बेटा, उसमें यू हैव टू फॉलो वन बेसिक पॉइंट कि हम पहले शुरुआत में भले ही टाइम लें, लेकिन आंसर करेक्ट आना चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, अपनी तरफ से सही होना चाहिए. कंसेप्ट ही हमने गलत लगा दिया तो बात अलग है, लेकिन ये फालतू की गलतियां हम ना करें कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, हमने मल्टीप्लाई करना था डिवाइड कर दिया. तो ये जो छोटी छोटी कॉमन मिस्टेक्स हैं, इन मिस्टेक्स को तो हमको अवॉइड करना ही चाहिए. भले ही आप 2 बार चेक कर लो इसको, क्योंकि स्पीड को आप बड़े आराम से प्रैक्टिस करके मेंटेन कर लोगे. बाद में स्पीड आप 3 महीने में बना सकते हो, लास्ट के 3 मंथ में आप स्पीड बना लोगे. कोई भी सब्जेक्ट हो, आप 3 महीने में स्पीड बना सकते हो. लेकिन एक्यूरेसी बनाने के लिए पहले आपको कॉन्सेप्ट और जो कैलकुलेशंस हैं, इन दोनों को अच्छे से करना होगा. व्हाई आई एम स्टडीइंग दिस चैप्टर इन डिटेल? इट हैज बेसिकली, देखा जाए तो इससे डायरेक्टली तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं आपसे डिटेल में इस चैप्टर को इसलिए पढ़ रहा हूं कि हमें अपनी एक्यूरेसी को बहुत अच्छा रखना है. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन छोटे छोटे पॉइंट्स को, छोटे छोटे मिस्टेक्स को ध्यान में रखो. आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. So, Yes, sir. चलो, let us move on to the next question. X is equal to A upon B if A is increased by 3% and B is decreased by
2%. Calculate percentage change in X. So 0.03%. How much, beta? 0.03%. 0.03%. Sir, 105%. Yes, sir. 105%. Increased by 5%. 5% increase. Okay. Third option. Sir, 0.9%. Increase or decrease? Increase. D is always there. Normally हम क्या करेंगे? We will write as x final by x initial is equal to A का multiplication factor कितना होगा? Increased by 3%. It means it was 100%. 3% बढ़ा दिया 103 मतलब 1.03. कोई पावर है? नहीं है, 1 ही है. Divided by B is decreased by 2%. तो 2% से डिक्रीज होने का मतलब 100% था, 98% रह गया. कितना हो जाएगा? 0.98. अब आपको डिवाइड करना है. नाउ दिस कैलकुलेशन इज लार्ज. थोड़ा आपको टाइम लगेगा इस कैलकुलेशन को करने, और इसी कैलकुलेशन में सब गड़बड़ हो जाएगा. सबने यही किया है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. कोई ऐसा है जिसने इसके अलावा कुछ और किया है? नो वन. ठीक है, ऐसे करोगे बिल्कुल सही आंसर मिलेगा. एंड यू विल कैलकुलेट इट एज, तो ये आएगा 1.0502 समथिंग. इतना तो आएगा ही आएगा. और इसके हिसाब से बनेगा 105.02%, मतलब हो जाएगा 5.02%. इसका मतलब 5% इंक्रीमेंट. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी. जिन्होंने ये किया है Yes. सही किया है, लेकिन मेरे को इतनी कैलकुलेशन करनी नहीं है. तो देखो पिछले केसेस में जो हम डिस्कस कर रहे थे, हमने 4-5 क्वेश्चंस किए. वी वर टेकिंग द परसेंटेज चेंज एज 10%, 20%, 30%, 40%. दैट मीन्स वी वर टॉकिंग अबाउट अ वेरी लार्ज परसेंटेज चेंज. लेकिन इफ द परसेंटेज चेंज बिकम्स स्मॉल एज 3% एंड 2%, 3% में तो फिर भी कैलकुलेशन ठीक ठाक है, आप थोड़ा बहुत ट्राई कर सकते हो ना. अगर मैंने इसको बोला होता A is increased by 0.3% एंड B is decreased by 0.2%, तब तो मजा ही आ जाता. फिर आप लिखते 0.3 बोला है ना, तो 003 डिवाइडेड बाई 0.998. नाउ यू वुड हैव सॉल्व्ड इट एज. मजा आता. तो ऐसी कैलकुलेशंस के लिए हमारे लिए थोड़ा सा स्टिल टिपिकल है. कैलकुलेटर के लिए आसान है, लेकिन हमारे लिए टिपिकल है, और हमें एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलना है. सो व्हाट वी हैव टू डू इन दैट केस, यहां पर स्मॉल परसेंटेज चेंज के लिए हमें अपनी टेक्टिक्स को चेंज करना पड़ेगा. स्मॉल परसेंटेज चेंज. अब इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको समझते हैं. स्मॉल परसेंटेज चेंज के लिए मान लो कोई भी चीज दिया है, y इज इक्वल टू x टू द पावर n. तो इसको हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं, चेंज इन y अपॉन y इज इक्वल टू n टाइम्स चेंज इन x अपॉन x.
मतलब अगर कोई भी पावर है किसी भी सिचुएशन में तो वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाती है। तो दिस इज डेल्टा वाई बाई वाई, क्या हो गया, चेंज इन वाई अपॉन वाई। इट इज द, अगर हम इसकी बात करें तो कैन आई से दिस इज द परसेंटेज चेंज इन वाई। अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो डेल्टा एक्स बाई एक्स क्या हो गया, इंटू 100 कर दे तो दिस इज अ परसेंटेज चेंज इन एक्स। तो अगर स्मॉल परसेंटेज चेंज है तो वहां पर हम ये ध्यान रखेंगे, इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। मतलब अगर हमारे पास लिखा होता x इक्वल्स टू a बाई बी, तो आई वुड हैव रिटन इट एज डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a, और इसकी पावर कितनी थी बेटा, 1 थी, तो 1 आगे ले आए, प्लस अब b की बात करें तो डेल्टा b अपॉन b, और इसकी पावर कितनी थी, -1, तो -1 को आगे ले आए। मतलब ये वैल्यू हमारे लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा x अपॉन x विल बी इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a माइनस डेल्टा b अपॉन b। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी नाउ। फिर हम यहां पे आते हैं, इतने पार्ट में कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। हाँ, आपको यह डाउट जरूर हो रहा होगा सर ये कहां से आया। इसके बारे में हम अभी बेसिक मैथमेटिक्स में थोड़ा सा कैलकुलस जब पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल में वापस से यहां पे लौट के आऊंगा कि ये चीज हमने क्यों लिखा था ऐसा। ठीक है, तो उस क्यों का जवाब आपको कैलकुलस में मिलेगा। यहां पर डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए माइनस डेल्टा बी बाई बी हम इस तरीके से लिख सकते हैं। मान लो लेट अस से फॉर एग्जांपल हमको ऐसे दिया होता x इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी अपॉन सी, सपोज ऐसे दिया होता, और परसेंटेज चेंज स्मॉल होता, तो फिर हम इसको कैसे लिखते, आई वुड हैव रिटन इट एज डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू, कितनी पावर है यहां पे 2, तो 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा ए अपॉन ए, प्लस बी की कितनी पावर है 1, तो कितना हो जाएगा डेल्टा बी अपॉन वी, और सी की पावर कितनी है -1, -1 है इसलिए माइनस डेल्टा सी अपॉन सी। हैव यू अंडरस्टूड दिस और नॉट? कन्वर्जन इनटू डिफरेंशियल फॉर्म, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल फॉर्म। सो हम जब बहुत छोटी क्वांटिटी होगी तो हम उसको डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। इज दैट अंडरस्टूड? यस सर। अब देखो, अब इसी क्वेश्चन को देखो, x इज इक्वल टू ए बाई बी था, हमने लिखा डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए माइनस डेल्टा बी बाई बी। तो बताओ डेल्टा एक्स बाई एक्स क्या होगा, डेल्टा ए बाई ए का परसेंटेज चेंज कितना दिया हुआ है, इंक्रीज्ड बाई 3%, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, दिस इज इक्वल टू प्लस 3%। क्यों? क्योंकि ये इंक्रीज है इसलिए हमने प्लस लगाया। ठीक है, अब अगर बी की बात करें तो बी में क्या हो रहा है, डिक्रीज्ड बाय 2%। सिंस इट इज अ डिक्रीमेंट तो हम क्या करेंगे, माइनस जैसा था वैसे ही रखा और -2% लिखा। माइनस क्यों लिखा बेटा, क्योंकि ये डिक्रीमेंट है, और माइनस मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, 3% प्लस 2% दैट इज 5%। तो बहुत सिंपली हम बोल सकते हैं कि कितना चेंज आया, 5% चेंज आया। इज दैट अंडरस्टूड? यस सर। तो जब भी स्मॉल परसेंटेज चेंज होगा तो आप क्या करोगे, यू विल ऑलवेज गो फॉर कन्वर्जन ऑफ द इक्वेशन। इस फॉर्म को हम बोलते हैं, वी कॉल इट एज डिफरेंशियल फॉर्म। तो हम इक्वेशन को डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको नोट कर लो, फिर हम कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। चाहिए
फिनिश्ड? हाँ जी बेटा, Done. Done, sir. Done, Okay. sir. Let's move on to the next. Y is given as a square b cube divided by c square. A is increased by 0.4%. B is decreased by 0.2%, and C is increased by 0.5%. Calculate percentage change in Y. So decreased by 0.8%. Yes, sir. Decreased by Eight. 0.8%. Yes, sir. 0.8%. First 0.8% decrement. Waiting for the second option. डेल्टा y अपॉन y, बोलो क्या लिखोगे? टेल मी, क्या लिखोगे? A square. 2 2 delta bracket delta A upon A A. upon del. Very good. Plus Minus. minus. Yeah, plus so B 2 decreases. 3 delta B ना upon B. B को तो अलग छोड़ो, पहले तो हम इक्वेशन डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट की बात यहाँ पे आती नहीं. डिफरेंशियल फॉर्म हमेशा इस इक्वेशन पे डिपेंड करता है. इट डज नॉट मैटर कि इंक्रीमेंट हो रहा है कि डिक्रीमेंट हो रहा है, वो हम बाद में लिखेंगे. सर बट एक ही स्टेप में भी हो सकता है. हाँ, एक स्टेप में लिख सकते हो, लेकिन ये मैं आपको यहाँ पे इसलिए क्लियर कर रहा हूँ बेटा, सो दैट अभी हम जाके आगे पढ़ेंगे तो एरर्स, अगला चैप्टर ही आपको पढ़ना है, यूनिट डायमेंशंस एंड एरर्स, है ना? तो वहां पर फिर आपको कंफ्यूजन हो Yes, sir. जाएगा. सो इस चीज को बहुत क्लियर Okay, रखना है, okay. डिफरेंशियल फॉर्म क्या है, ठीक है? वरना फिर आपको Okay, कंफ्यूजन sir. स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, तो इस चीज को मिक्स मत करें. डिफरेंशियल फॉर्म इज डिफरेंट, और बाकी प्लस माइनस करना वो में हमारे ऊपर है. ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 डेल्टा बी अपॉन बी माइनस 2 डेल्टा सी अपॉन सी. ये तो डिफरेंशियल फॉर्म हो गया. अब वैल्यूज हमें अपने हिसाब से रखनी है, तो क्या रखोगे बताओ? 2 टाइम्स ऑफ ये हो गया प्लस 0.4% इंक्रीज्ड, बी वाला क्या हो गया? प्लस 3 टाइम्स ऑफ माइनस 0.2% एंड माइनस 2 डेल्टा सी अपॉन सी इज increased by 0.5, तो प्लस 0.5%. यही होगा ना? कितना हो गया बेटा ये? 0.8 माइनस 0.6 0.6 माइनस minus 1 1. कितना हो गया बेटा ये? माइनस 0.8. minus 0.8. और माइनस का मतलब क्या हुआ? माइनस का मतलब हुआ डिक्रीज्ड. तो ये कितना हो जाएगा? दिस इज डिक्रीज्ड बाई 0.8%. So everyone has got the same answer? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Chalo, sir. that's good. Finally we have reached to 100%. Slowly or slowly, it doesn't matter, but हमें 100% पे पहुंचना होता है. सबको आ गया क्लियर? आगे बढ़ते हैं. तो अब हमारे पास क्लैरिटी क्या होगी? इसको हम शॉर्ट में अगर लिखें तो हमें ध्यान क्या रखना पड़ेगा? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज, कहीं पर भी परसेंटेज चेंज अगर हमसे पूछा जाता है
तो परसेंटेज चेंज के क्वेश्चन को हम दो पार्ट में देखेंगे. वी विल से इट एज, सबसे पहला चीज तो ये होगा कि जो भी परसेंटेज चेंज है वो किस तरीके का है, अपने को ये ध्यान रखना पड़ेगा. इट इज अ स्मॉल परसेंटेज चेंज या लार्ज परसेंटेज चेंज. स्मॉल परसेंटेज चेंज अगर हमसे पूछा जाता है तो व्हाट वी विल डू फॉर द स्मॉल परसेंटेज चेंज, हमें सीधा सीधा क्या करना है, वी हैव टू यूज डिफरेंशियल फॉर्म. एंड इफ इट इज अ लार्ज परसेंटेज चेंज, हम क्या करेंगे, यूज ऑफ मल्टीप्लीकेशन फैक्टर. और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बेसिकली होता क्या है, फाइनल क्वांटिटी बाई इनिशियल क्वांटिटी. तो पूरा का पूरा परसेंटेज चेंज हमारे लिए सिर्फ इतना सा पोर्शन है समझने का. ठीक है, इतने सेक्शन में हमें ध्यान हो जाएगा कि कोई भी परसेंटेज चेंज वाली क्वांटिटी है उसको हम ऐसे करेंगे. एनी प्रॉब्लम इन दिस? Let's move No, ahead. sir. No, sir. Let's move ahead to the next thing. Put the next point as binomial expansion. Binomial approximation. Now see this binomial approximation. The word approximation itself states कि भाई हम यहां से क्या करने वाले हैं. बेसिक अप्रोक्सीमेशन जो है हर जगह पे हम ऐसे नहीं करते कि मतलब आपको लिखा हुआ है 93/87 लिखा है तो हम क्या करेंगे, अच्छा एक काम करो 93 को अपॉन 87 को अप्रोक्सीमेट करने के लिए इसको 90 कर दो, इसको 85 कर दो. नहीं, ऐसा नहीं है. हमको अप्रोक्सीमेट करना है तो देयर आर सर्टेन रूल्स फॉर अप्रोक्सीमेशन. तो इसलिए इस सिचुएशन को डील करने के लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हम जो भी अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं वो कैसे अप्लाई करें. ठीक है, तो व्हाट वी हैव टू डू, इसके लिए हम एक मैथमेटिक्स में एक इक्वेशन पढ़ते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन, जिसका एक फॉर्मूला होता है 1 + x to the power n is equal to 1 + n into x plus n minus 1 x square upon 2 factorial plus n minus 1 n minus 2 x cube upon 3 factorial एंड सो ऑन. ये अप्रोक्सीमेशन, ये एक पर्टिकुलर एक तरीके से एक्सपेंशन है किसी भी पावर के लिए. अब हम n को चाहे 100 रख दें, चाहे n को 500 रख दें, या n को हम 0.5 रख दें, तो हर चीज के लिए आपको वैल्यूज जो मिलेंगी वो इस तरीके से मिलेंगी. ठीक है, अब यहां पे बहुत सारे टर्म्स आप नहीं जानते होंगे तो हमें उसकी जरूरत भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा चीजों को हम एक्सप्लेन करते हैं. सबसे पहला चीज तो ये, फैक्टोरियल क्या होता है. फैक्टोरियल का मतलब होता है किसी भी नंबर का 1 से लेकर के उस नंबर तक का मल्टीप्लिकेशन, दैट इज फैक्टोरियल. मतलब अगर मैं n फैक्टोरियल लिखता हूं तो n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 into 2 into 3 into 4 एंड सो ऑन, और ये मल्टीप्लिकेशन कहां तक जाएगा, n तक. तो अगर मैं बोलता हूं कि बताओ 5 फैक्टोरियल लिखा है तो 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 5 into 4 into 3 into 2 into 1. उल्टा भी बोल सकते हो 1 2 3 4 5. दिस इज व्हाट इज 5 फैक्टोरियल मीन्स. अगर मैं लिखता हूं 3 फैक्टोरियल तो 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 1 into 2 into 3.
एनी प्रॉब्लम विद दिस? No, sir. हाँ, अब हमें किससे मतलब है? हमें अप्रोक्सीमेशन से मतलब है. वी हैव टू फोकस ऑन अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि हमें अभी मैथमेटिक्स पढ़नी नहीं, हम तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में जो यूज आ रहा है उसको पढ़ रहे हैं. तो व्हेन आई से अप्रोक्सीमेशन, इसका मतलब है कि इस इक्वेशन को जो हमें बाइनोमियल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इस एक्सप्रेशन को हम शॉर्ट कर सकते हैं, कट शॉर्ट कर सकते हैं. कैसे? इफ आई से इट एज इफ x is very small, जस्ट इमेजिन जब हम स्क्वायर्स की बात करते हैं या क्यूब्स की बात करते हैं या हायर पावर्स की बात करते हैं, मेरे पास एक नंबर है विच इज ग्रेटर देन 1. मान लो मैंने 2 लिया. अब 2 की पावर हम 2 कर देंगे तो वैल्यू बढ़ जाएगा, 4 हो जाएगा. 2 की पावर 3 कर देंगे, वैल्यू और बढ़ जाएगा, 8 हो जाएगा. 2 की पावर 5 और ज्यादा होगा, 2 की पावर 20 और ज्यादा बड़ा होगा. तो अगर कोई नंबर 1 से बड़ा है तो उसका जो पावर होगा वो हमेशा बहुत तेजी से राइज करेगा. लेकिन अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास एक नंबर 0.9 है, जस्ट इमेजिन, तो 0.9 का स्क्वायर कितना होता है? 0.81 होता है, मतलब वो छोटा हो जाता है. उसका क्यूब अगर हम करेंगे तो वो और छोटा हो जाएगा. इट मींस इफ आई एम हैविंग एनी नंबर विच इज लेस देन 1, जिसका मैग्नीट्यूड में बात कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड इज लेस देन 1, तो उस नंबर की हायर पावर्स तो और ज्यादा छोटी हो जाएंगी. अब अगर मैं लिखूं कि बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0.9 टू द पावर 1002, आप कहोगे सॉरी 10,002, आप कहोगे सर सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सीधा इसको 0 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं. वाई? बिकॉज हायर पावर है, तो जितना ज्यादा पावर बढ़ाते जाओगे वैल्यू क्या होती जाएगी? डाउन होती जाएगी. सो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इज इफ वैल्यू इज स्मॉल, इसका मतलब है हम उसकी हायर पावर्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, है ना. तो हम यहां पर ऐसे बोल सकते हैं, if x is very small, then higher power of x can be neglected. Now see it over here. यहां पर जो अपने को अप्रोक्सीमेशन मिला है, जो इक्वेशन मिला है, इसमें पहले में x की पावर 0 है, दूसरे में x की पावर 1 है, तीसरे में x की पावर 2 है, x की पावर 3, x की पावर 4. मतलब यहां से इधर जा रहे हैं तो x की पावर कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जा रही है. और हमें क्या चाहिए? हमें हायर पावर्स को नेग्लेक्ट करना है. तो इसका मतलब ये वाले जो टर्म्स हैं, यहां से आगे के सारे टर्म्स हैं, अगर x की वैल्यू स्मॉल होगी तो ये सारे टर्म्स को हम क्या कर सकते हैं? दीज टर्म्स कैन बी नेग्लेक्टेड. और अगर इन टर्म्स को हम नेग्लेक्ट करेंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? वी कैन राइट इट एज 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस n इंटू एक्स. इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? आप चाहो तो जो पिछले केस में हमने डिफरेंशियल फॉर्म पढ़ा था उसका जवाब यहां से ले सकते हो कि ये सर ऐसे कैसे हो गया. ये बेसिक सिचुएशन है ना. आपको याद है ना, हमने कहा था कि अगर लिखा हुआ है y इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो आप लिखोगे डेल्टा y अपॉन y इज इक्वल टू 2 डेल्टा a अपॉन a. ये आप यहां पे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से भी समझ सकते हो, क्योंकि ये जो डेल्टा y या डेल्टा a है, ये क्या है? ये स्मॉल परसेंटेज चेंज है. स्मॉल परसेंटेज चेंज के लिए हम इस तरीके से लिख सकते हैं. यहीं से देखो आएगा. कैसे आएगा? मान लो हमने कहा कि y में चेंज किया थोड़ा बहुत, तो a में चेंज किया a प्लस डेल्टा a, तो ये क्या हो जाएगा भाई? y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस डेल्टा a का होल स्क्वायर. यही हो जाएगा ना बेटा. अगर y इज इक्वल टू ए स्क्वायर है तो y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा a का होल स्क्वायर. अब बताओ, इसको इससे डिवाइड कर दो तो क्या मिल जाएगा भाई? y प्लस डेल्टा y अपॉन y इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा a अपॉन a का होल स्क्वायर. ऐसे लिख सकते हैं.
कितना हो गया बताओ? ये हो गया 1 प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू, ये कितना हो गया बेटा? 1 प्लस डेल्टा ए अपॉन ए का होल स्क्वायर। अब यहां पे जाओ बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से, 1 प्लस एक्स टू द पावर एन को क्या लिखोगे बताओ? 1 प्लस एक्स टू द पावर एन क्या लिखोगे? यू विल राइट इट एज 1 प्लस एन, एन इज 2 इंटू एक्स, एक्स इज डेल्टा ए बाई 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा? डेल्टा वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू 2 डेल्टा ए अपॉन। तो ये चीज बेसिकली कहां से आई है? ये यहां से ही आई है, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से। इसके अलावा डिफरेंशिएशन कैलकुलस में हम आएंगे तो फिर से हम इसको प्रूव करके दिखाएंगे। अंडरस्टूड और नॉट? कोई प्रॉब्लम है? सर एक बार प्लीज रिपीट कर सकते हो? कौन सा चीज बेटा, ये या ये? सर जो आपने व्हाइट पेन से लिखा। अच्छा, एक काम करो, डू दिस थिंग, इसको पहले नोट कर लो, मैं ये दोबारा से आपको बता देता हूं, है ना? जस्ट नोट डाउन दिस, नेक्स्ट स्लाइड पे ओके सर। नोट डाउन दिस। और सो ये वाइट वाला भी नोट डाउन कर लें। वो अलग से लिख लेना, अब वो व्हाइट वाला हम बाद में बता देंगे, यहां तक नोट कर लो आप, डोंट नोट दिस, ये हम अगली स्लाइड पे दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। एक्सक्यूज मी सर, हम्म, सर कितनी छोटी वैल्यू में हमें निग्लेक्ट करना पड़ेगा उनकी हायर पावर्स को? 1 से छोटी या 0.5 से छोटी? बेटा हाउ देखो, स्मॉल? हाँ, कोई भी क्वांटिटी को फिजिक्स में स्मॉल कर, फिजिक्स की बात कर रहा हूं मैं, नॉर्मली जब हम Yes, sir. स्मॉल क्वांटिटीज की बात करते हैं तो क्वांटिटीज विच आर लेसर देन और इक्वल टू 5% ऑफ द ओरिजिनल क्वांटिटी, दे आर कंसीडर्ड एज स्मॉल। ठीक है? कोई भी क्वांटिटी जो 5 से लेस है, अब जैसे 1 है तो 1 के लिए हम 0.5 को लेस नहीं कर सकते क्योंकि 0.5 इज 50% ऑफ 1, यस सर। है ना? तो 1 के लिए अगर हमको छोटी वैल्यू की बात करनी है तो मिनिमम जो वैल्यू होनी चाहिए वो 0.05 होनी चाहिए, उससे नीचे की वैल्यूज ही जाकर के नेग्लेक्ट होंगी। ठीक है? अगर आप कहो कि 1 के सामने 0.1 को नेग्लेक्ट कर दो, नहीं, फिर गलत है, फिर आप कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ जा रहे हो। ओके सर। ठीक है? तो लेस देन और इक्वल टू 5% नॉर्मली, ये नॉर्मल सिचुएशन है। लेकिन क्या होता है बेटा, हम ऑब्जेक्टिव अप्रोच में अलग बात करते हैं, थ्योरेटिकल सिचुएशन की बात अलग करते हैं, ऑब्जेक्टिव अप्रोच में बात अलग करते हैं। कई बार क्वेश्चन क्या करता है, क्वेश्चन ने आपको 5 की जगह 6% दे दिया जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन उसने ऑप्शन आपको दूर दूर दिए हैं, तो फिर आप क्या करोगे? आप डायरेक्ट वो अप्रोच लगाने जाओगे तो बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, तो वहां पे हम छोटा मोटा अप्रोक्सीमेशन मान सकते हैं। ठीक है? लेकिन नॉर्मली जब हम बात करते हैं, थ्योरेटिकली अगर हम बात करें तो स्मॉल वैल्यू का मतलब लेस देन और इक्वल टू 5%। ओके सर। हो गया बेटा? Yes, sir. चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। मैं ये आपको दोबारा से प्रूव करके दिखाता हूं। हमने लिखा था, इसको ऐसे देख लो, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n था, तो हमने बोला था कि डेल्टा y अपॉन y को हम क्या लिखेंगे बेटा? n टाइम्स ऑफ डेल्टा x अपॉन x लिखेंगे। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे बेटा? है ना? अब मैं इसको प्रूव करके दिखा रहा हूं भाई ये आया कैसे। तो मैंने कहा कि अगर हम y में पर चेंज लिखें तो y प्लस डेल्टा y जो होगा वो वैल्यू क्या होगी बेटा? कैन आई से x प्लस डेल्टा x, x की जगह x में जो चेंज आया डेल्टा x का आया, उसकी पावर n होगा कि नहीं होगा? अगर y में डेल्टा y बढ़ाया, x में डेल्टा x बढ़ाया, तो ये रिलेशन फॉलो होगी कि नहीं होगी? अब ये रिलेशन के हिसाब से इससे डिवाइड करो, इनिशियल ये था, फाइनल ये है, तो इनिशियल फाइनल बाय इनिशियल करें तो y प्लस डेल्टा y अपॉन y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x टू द पावर n अपॉन x टू द पावर n। ये इक्वेशन 2 थी, ये इक्वेशन 1 थी, 2 में को हमने 1 से डिवाइड कर दिया। तो अब बताओ ये वैल्यू क्या मिलेगी? y अपॉन y 1
प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू, इस पावर n को अंदर ले जाओ, x को अंदर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, x अपॉन एक्स दैट इज 1 प्लस डेल्टा x अपॉन x टू द पावर n। अब मैंने कहा कि ये जो परसेंटेज चेंज है, डेल्टा y है या डेल्टा x है, दीज टर्म्स आर वेरी स्मॉल, और अगर वेरी स्मॉल है तो यहां पे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन हम लगा सकते हैं। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से क्या होता है, 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस n इंटू एक्स होता है कि नहीं होता है। तो यहां पर ये जो डेल्टा x बाई एक्स पूरा वाला जो टर्म है, इसको हम x मान लेते हैं पूरे को, तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n के सिमिलर है कि नहीं है। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, दिस वैल्यू विल बिकम एज 1 प्लस n टाइम्स ऑफ डेल्टा x अपॉन x। अब देखो 1 यहां है और 1 यहां है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। क्या मिला आपको फाइनली, यू विल गेट द फाइनल रिलेशन एज डेल्टा y अपॉन y इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ डेल्टा x अपॉन x। आ गई वही रिलेशन, कहां से आया, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से। तो ये बेसिकली अप्रोक्सीमेशन ही है हमारे लिए, कि जो भी पावर है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है। ठीक है, स्टिल यू हैव एनी डाउट, यू कैन आस्क मी नाउ। अब इसका देखो मैथमेटिकल यूज बताते हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का। लेट अस सपोज मैं आपसे कहूं कैलकुलेट क्यूब रूट ऑफ 1.001, आपको ये कैलकुलेट करना है। हाउ विल आई कैलकुलेट, मैं कैसे कैलकुलेट करूं, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, आई विल राइट दिस, इट इज इक्वल टू 1 प्लस 0.001 टू द पावर 1/3, यही तो लिखेंगे। अब देखो 1 के सामने ये 0.001 जो है, ये 5% से छोटा है या बड़ा है, 1 का 5% कितना होता है, 0.05, ये 0.05 से छोटा है या बड़ा है, छोटा है, मतलब दिस इज वेरी स्मॉल। और अगर हम इसको वेरी स्मॉल ट्रीट कर सकते हैं तो यहां पे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो। सो आई विल अप्लाई बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन एज दिस टर्म इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस n, n कितना है बेटा हमारे लिए 1/3 इंटू x, x कितना है हमारे लिए 0.001। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा 1 प्लस, अब 3 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 0.001 है तो 0.00033, मतलब ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1.00033। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अगर हमको कैलकुलेट करनी है तो हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ समझ में आया कि नहीं, इतना धीमे से, अगर ये समझ में आ गया है, हैव यू नोटेड डाउन? Also 1 minute. Done, sir. Done, sir. ओके,
कैलकुलेट क्यूब रूट ऑफ 0.97. हाँ बेटा कैसे लिखोगे? यू हैव टू कन्वर्ट दिस इन द फॉर्म ऑफ 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स. 1 minus 0.3. वेरी गुड. तो 1 माइनस 0.03 टू द पावर ये कितना है 1/3 है कि नहीं है? अब ये हो गया 1 प्लस एक्स टू द पावर n. अच्छा पहले तो ये चेक करो कि ये जो x की वैल्यू है वो 5% से कम है कि ज्यादा है. अगर ज्यादा है तो हम अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा सकते. 5% से कम है कि नहीं है? Yes, sir. हाँ तो इसमें हम अप्रोक्सीमेशन लगा देंगे एंड देन आई राइट इट एज 1 माइनस n कितना है 1/3 इंटू x कितना है 0.03. हाउ मच इज दिस वैल्यू? 1 माइनस 0.01 विच इज इक्वल टू हाउ मच 0.99. Yes sir, यही है. समझ में आया? Yes. कैलकुलेट Sir, 1000.34. 1000.34. 34. नो क्या हुआ ये? दिस इज इक्वल टू आपने इसको ऐसे लिखा होगा 1000 प्लस 1 टू द पावर 1/3 है ना? और बिल्कुल सही सही बताना. आपने इसको ऐसे लिख दिया होगा 1000 प्लस 1/3 इंटू 1. यही लिखा है. Yes sir. अच्छा बेटा 1 प्लस एक्स टू द पावर n है कि 1000 प्लस एक्स टू द पावर n? Sir वो अच्छा होल है. ठीक है. अब इसको आगे हमें फर्दर सॉल्व करना है तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाना पड़ेगा. मतलब 1 प्लस एक्स टू द पावर n. ठीक है? क्या करोगे इसको? यू विल राइट इट लाइक दिस. पहले तो यहां से 1000 कॉमन लेना पड़ेगा तभी तो 1 आएगा यहां पे. तो 1000 को कॉमन लो तो ये क्या आ जाएगा 1000 इंटू 1 प्लस ये आ जाएगा 1/1000. सर हाँ बेटा. सर हम इसे स्टार्टिंग में 1 प्लस 1000 नहीं ले सकते? उससे फिर क्या करोगे? 1 प्लस एक्स टू द पावर n को 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हो. 1 के सामने 1000 तो बड़ा हो गया ना. हमें क्या चाहिए? x क्या चाहिए हमको? आई नीड वेरी वेरी स्मॉल, लेस देन 5% कम से कम. यस सर. ठीक है ना? इसलिए हम 1 प्लस 1000 नहीं लिख सकते. इतना चीज समझ में आया? यस सर. हाँ अब देखो 1000 का क्यूब रूट हमें पता है कितना होता है. 1000 का क्यूब रूट 10 भाई 10 टू द पावर 3 है ना. तो इससे 1/3 ये कितना आ जाएगा? ये तो 10 बाहर आ जाएगा
और ये बचेगा हमारे लिए 1 + 0.0001 टू द पावर 1/3। अब आप समझदार हो, अब आप सॉल्व कर सकते हो। अब अप्लाई कर सकते हैं क्या हम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन? बोलो, अब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कितना हो जाएगा? 10 × 1 + 0.00, कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं, तो इधर आ जाएगा 0। मतलब ये आ जाएगा 10.0033। क्लियर हुआ बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन और नॉट? So तो आज की क्लास में आपने दो चीजें सीखी, एक कैलकुलेशन से रिलेटेड, दैट इज बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, कि हम चीजों को अप्रोक्सीमेट कैसे करते हैं, और दूसरा सीखा परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज में दो बातें हैं, दैट इज स्मॉल परसेंटेज चेंज एंड लार्ज परसेंटेज चेंज। अगर लार्ज परसेंटेज चेंज होगा तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, स्मॉल परसेंटेज चेंज होगा तो डिफरेंशियल फॉर्म। ये इस क्लास की पूरी समरी है। आपको अभी कल सुबह आपको एक डीपीपी मिल जाएगी, तो आपको उस डीपीपी को सॉल्व करना है इंडिविजुअली। आप सभी ने बेटा ऐप डाउनलोड किया है क्या? No, sir. yes, so प्लीज डाउनलोड एडुफंडे ऐप ऑन So what's the name? एडुफंडे। आप इनको ग्रुप पे अभी ऐप का लिंक शेयर कर दो और ऐप का नेम शेयर कर दो, तो आपको जो असाइनमेंट होगा वो ऐप पर डीपीपीज मिलने लगेगी। ठीक है, जस्ट लुक एट योर चैट, उसमें ऐप का डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर बुक्स कौन सी लेनी है? बुक्स के लिए बेटा देखो, आई विल रिकमेंड कि आप एक ही बुक अभी स्पेशली देखो, कि आप अपनी प्रिपरेशन को जब कर रहे हो तो फिजिक्स के लिए HC वर्मा इज मोर देन सफिशिएंट पहले तो, और उसके अलावा हम आपको मॉड्यूल्स देंगे, है ना। और फिर जो एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए जब हम जाएंगे तब फिर IE रोडोव और बाकी चीजों की बात करेंगे। लेकिन राइट नाउ सबसे पहले बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए HCV इज वन ऑफ द बेस्ट बुक। ठीक है, We will give you the modules, don't worry about it। हम आपको मॉड्यूल्स देंगे, सबसे पहले तो उन मॉड्यूल्स को करो, उसके अलावा एडिशनल अगर आपको टाइम मिल जाता है तब आप दूसरी बुक्स के लिए जाओ, लेकिन आपको टाइम मिलेगा नहीं, डोंट वरी अबाउट इट। सर मॉड्यूल्स कब तक मिल जाएंगे? मॉड्यूल्स आपको यू हैव टू टॉक विद अनिल सर इन दैट रिगार्ड बेटा। ओके सर। ठीक है, he takes care of it all। ओके बेटा, गुड लक।